जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बद्रीनाथ यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बद्रीनाथ धाम कैसे जाएं, बद्रीनाथ धाम के आसपास में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, बद्रीनाथ धाम की यात्रा से जुड़े नए रूल्स क्या रहने वाले हैं एंड बद्रीनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, और दोस्तों बद्रीनाथ यात्रा करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस पूरी यात्रा को कम से कम बजट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं एंड आप केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ यात्रा से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर सी लेवल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जिसे 4 धामों में से एक माना जाता है। दुनिया का हर एक हिंदू श्रद्धालु लाइफ में एक बार यहाँ पर आकर भगवान विष्णु जी के दर्शन जरूर करना चाहता है। भारत के सबसे व्यस्त और प्राचीन मंदिर होने के कारण यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं। हिमालय क्षेत्र में मौसम की स्थिति के चलते यहाँ बर्फ जम जाती है, जिसके कारण ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। इस मंदिर के कपाट केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद खुलते हैं। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल से खुल चुके हैं एंड बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 27 अप्रैल से खुल चुके हैं। माना जाता है कि केदारनाथ धाम की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब आपने बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन किए हों। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने आने के लिए या फिर उत्तराखंड की 4 धामों में से किसी भी धाम की यात्रा पर आने के लिए यात्रा पास की जरूरत पड़ेगी एंड ये कंपलसरी है। आप इस यात्रा पास का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन हरिद्वार से या फिर ऋषिकेश से करवा सकते हैं। अगर आप इस यात्रा पास को ऑफलाइन नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप इस यात्रा पास को ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एक फोटो या फिर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है एंड आप इस वेबसाइट पर जाकर इस यात्रा पास का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति 50 साल से ज्यादा एज का है और इन यात्रा पर जाना चाहता है तो उन्हें अपने साथ अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर जानी होगी, जिसके लिए आपको ECG, BP एंड डायबिटिक टेस्ट की रिपोर्ट लेकर जानी होगी। चलिए दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप बद्रीनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आपको बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने शहर से हरिद्वार तक पहुंचना होगा। यहीं से आपकी बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होगी। आप हरिद्वार तक अपने शहर से ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आप हरिद्वार तक बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक या फिर देहरादून के जूली ग्रैंट एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आना होगा एंड देहरादून या फिर दिल्ली से आप बस से हरिद्वार तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों हरिद्वार से ही आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको हरिद्वार बस स्टैंड के पास से ही बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के लिए बसेस मिल जाएंगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी 315 किलोमीटर की है। हरिद्वार से बद्रीनाथ तक के लिए आपको बसेस की टिकट 800 रुपए से 1000 रुपए तक की रहेंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बस सुबह जल्दी ही 4 बजे से 9 बजे तक के बीच में ही चलती हैं, इसलिए आप इसकी टिकट की बुकिंग एक दिन पहले ही हरिद्वार पहुंचकर बस स्टैंड के पास में ट्रैवल एजेंट से बुक करवा लें एंड आप अर्ली मॉर्निंग ही सुबह बद्रीनाथ के लिए बस में बैठ जाइए। हरिद्वार से बद्रीनाथ तक आपको ये बसेस 10 से 11 घंटे में पहुंचा देती हैं। दोस्तों अगर आपको सुबह बद्रीनाथ जाने के लिए बस नहीं मिलती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपको हरिद्वार से जोशीमठ तक पहुंचना होगा। हरिद्वार से जोशीमठ तक के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी। आप हरिद्वार से जोशीमठ तक बस के थ्रू जा सकते हैं। हरिद्वार से जोशीमठ तक के लिए इस बस की टिकट 700 रुपए पर पर्सन की रहेगी एंड हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी लगभग 280 किलोमीटर की रहेगी, जिसकी वजह से आपको जोशीमठ तक पहुंचने में 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। एंड जोशीमठ पहुंचने के बाद आपको जोशीमठ से बद्रीनाथ तक के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको मंदिर तक 150 रुपए पर पर्सन के हिसाब से छोड़ देती हैं। दोस्तों अदरवाइज आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए भी शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू भी हरिद्वार से बद्रीनाथ तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपका शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जाने का 1300 रुपए पर पर्सन का किराया रहता है। एंड अगर आप हरिद्वार से बद्रीनाथ तक पर्सनल कार बुक करके जाना चाहते हैं तो आपको 12,000 से 13,000 रुपए तक में 4 सीटर कार मिल जाएगी, जो कि आपको बद्रीनाथ मंदिर तक दर्शन कराकर वापस हरिद्वार तक ड्रॉप कर देगी। कार से जाने के चार्जेस मैंने आपको राउंड ट्रिप के बताए हैं। दोस्तों अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए हैं और केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद केदारनाथ से बद्रीनाथ तक जाना चाहते हैं तो आपको केदारनाथ से सोनप्रयाग तक या फिर गुप्तकाशी तक पहुंचना होगा। आपको सोनप्रयाग या फिर गुप्तकाशी से सुबह जल्दी बद्रीनाथ धाम तक के लिए बसेस मिल जाएंगी। इन बसेस से जाने की टिकट 50 रुपए पर पर्सन की रहती है, लेकिन आपको ये बसेस सुबह जल्दी ही मिलती हैं बद्रीनाथ धाम तक जाने के लिए। दोस्तों अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको केदारनाथ धाम की यात्रा की पूरी जानकारी की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं।
दोस्तों बद्रीनाथ पहुंचने के बाद आपको उस दिन सबसे पहले ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। आप बद्रीनाथ तक शाम तक पहुंच जाते हैं। बद्रीनाथ धाम से बद्रीनाथ बस स्टैंड की दूरी लगभग 500 मीटर की है एंड बस स्टैंड के पास में ही आपको ठहरने के लिए प्राइवेट होटल्स, धर्मशाला, डोरमेट्री या फिर GMVN यात्रा निवास की साइड से होटल एंड डोरमेट्री मिल जाते हैं। अगर आप GMVN के होटल्स में ठहरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रूम्स 1000 रुपए तक में मिल जाते हैं एंड GMVN की डोरमेट्री आपको 500 रुपए से 600 रुपए तक में मिल जाएगी। लेकिन इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करनी होगी, जिसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अदरवाइज आप प्राइवेट होटल्स में यहाँ पर ठहर सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट होटल्स में ठहरने के लिए आपको मई से जुलाई के बीच में 2000 रुपए से 4000 रुपए तक में रूम्स मिल जाते हैं एंड अगस्त से अक्टूबर के बीच में यहाँ पर आपको 800 रुपए से 1500 रुपए तक में होटल मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है ठहरने का धर्मशाला में या फिर धर्मशाला की डोरमेट्री में ठहरने का। यहाँ पर धर्मशाला आपको 700 रुपए तक में मिल जाती है एंड धर्मशाला में डोरमेट्री की सुविधा भी होती है जो कि आपको 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों यहाँ पर खाने पीने के लिए आपको आपके होटल्स में ही या फिर होटल के आसपास में ही ढाबे देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर एक थाली की कॉस्ट 150 रुपए से 200 रुपए तक की रहेगी एंड ब्रेकफास्ट की कॉस्ट यहाँ पर 80 रुपए से 100 रुपए तक की रहेगी। चलिए दोस्तों अब आप उस रात होटल में रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आप मंदिर पहुंचकर मंदिर के तप्त कुंड में स्नान कर सकते हैं जिसमें गर्म पानी रहता है। आप मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले यहाँ पर स्नान कर सकते हैं एंड अगर आप अपने होटल्स में स्नान करके आए हैं तो आप सिर पर पानी छिड़क कर मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। अगर आप मई से जून के टाइम में यहाँ पर आए हैं तो आपको मंदिर में दर्शन करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं एंड सितंबर से अक्टूबर में आपको 1 से 1.5 घंटे में ही दर्शन हो जाएंगे। आप जय बद्री विशाल के नाम का जाप करते हुए मंदिर में दर्शन कर लीजिए। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप अपना मोबाइल या फिर कैमरा अपने होटल पर ही रख कर आए बिकॉज मंदिर के अंदर मोबाइल या फिर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। चलिए दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि आप मंदिर के आसपास में और कहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं या फिर घूमने के लिए जा सकते हैं। आप सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर से कुछ ही दूरी पर ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आप माना विलेज के लिए जा सकते हैं जो कि इंडिया का लास्ट विलेज कहलाता है। ये इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में स्थित है। बद्रीनाथ से माना विलेज के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जो कि आपको 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ड्रॉप कर देती है माना विलेज तक एंड आप माना विलेज के खूबसूरत नज़ारे देखिए और वहाँ पर शॉपिंग भी आप कर सकते हैं जहाँ पर आपको ग्लव्स एंड वुलन कैप्स मिल जाती हैं जो कि वहाँ पर लोग अपने हाथों से बनाकर इन चीजों को बेचते हैं। माना विलेज में आप व्यास गुफा, गणेश गुफा एंड लास्ट टी स्टॉल ऑफ इंडिया के लिए भी जा सकते हैं एंड माना विलेज में आप 2 से 2.5 घंटे तक एंजॉय करिए और एंजॉय करने के बाद आप वापस शेयरिंग टैक्सी के थ्रू बद्रीनाथ तक पहुंच जाइए एंड बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए आपको उसी तरह बस, टैक्सी या फिर प्राइवेट कार्स मिल जाएंगी। टिकट के चार्जेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों हरिद्वार पहुंचकर ही आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर मई से जून में आते हैं तो आपको यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर खाने पीने के, ठहरने के प्राइस भी काफी ज्यादा रहेंगे। अगर आप जुलाई से अगस्त के महीने में यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको इस समय यहाँ पर बारिश का मौसम देखने को मिलेगा जिसकी वजह से रास्ते में आपको काफी लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आपको